नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। इस मुद्दे पर फैसला करते हुए कि क्या खून से सने हथियार की संदिग्ध एकमात्र बरामदगी दोषसिद्धि का आधार बन सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए नकारात्मक रुख अपनाया कि खून से सने हथियार की बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती है, जब तक कि वह आरोपी द्वारा मृतक की हत्या से जुड़ा न हो। उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट के सहमत निष्कर्षों को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति बी.आर. की पीठ ने गवई और संदीप मेहता ने कहा कि किसी आरोपी को संदेह के आधार पर तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि आरोपी के अपराध को साबित करने वाला कोई पुष्ट साक्ष्य न मिल जाए। ये स्थापित कानून है कि संदेह, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, उचित संदेह से परे सबूत की जगह नहीं ले सकता। किसी आरोपी को संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो। किसी आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह उचित संदेह से परे दोषी साबित न हो जाए। संक्षेप में, यह अभियोजन पक्ष का मामला था कि आरोपी ने 2009 में मृतक पर खंजर से वार करके हत्या का अपराध किया था और फिर अन्य आरोपी व्यक्तियों की मदद से शरीर को कंबल में लपेट दिया था। आरोपी की निशानदेही पर कुछ बरामदगी की गई, जिससे पता चलता है कि खंजर पर मानव खून की मौजूदगी थी, जिसे आरोपी की निशानदेही पर बरामद किया गया था। हालांकि अभियोजन उचित आधार से परे ये साबित करने में सफल नहीं हो सका कि खंजर पर खून के धब्बे आरोपी के थे। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को इस आधार पर दोषी ठहराया कि घटनास्थल से बरामद कंबल के टुकड़े और वह स्थान जहां बाद में शव को जलाने के लिए ले जाया गया था, आरोपी के समान पाए गए। उच्च न्यायालय ने आरोपी की सजा की पुष्टि करते हुए कहा कि जब सीआरपीसी की धारा 313 के तहत सवाल पूछे गए तो आरोपी स्पष्टीकरण देने में विफल रहा। उसकी निशानदेही पर विभिन्न सामानों की बरामदगी के संबंध में और एफएसएल रिपोर्ट के संबंध में भी अभियुक्त ने अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए एकमात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार करने के आधार पर दोषसिद्धि को चुनौती दी है। अभियुक्त की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस द्वारा की गई संदिग्ध बरामदगी के बहाने कोई भी दोषसिद्धि टिक नहीं सकती है, यानी अभियोजन पक्ष उचित आधार से परे अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने में विफल रहा है। रिकॉर्ड पर रखे गए भौतिक सबूतों पर गौर करने के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों के टुकड़े, खासकर एफएसएल रिपोर्ट को खारिज कर दिया। एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार खंजर पर पाए गए खून के धब्बे मानव रक्त के थे। हालांकि एफएसएल रिपोर्ट से यह पता नहीं चलता कि खंजर पर मिला खून मृतक के ब्लड ग्रुप का था। हालांकि जैसा कि पहले ही यहां बताया गया है, उक्त वसूली भी एक खुली जगह से होती है जो सभी के लिए सुलभ होती है। किसी भी मामले में खंजर पर पाया गया खून मृतक के रक्त समूह से मेल नहीं खाता है, अदालत ने कहा। अदालत ने कहा कि खून से सने हथियार की बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती, जब तक कि वह आरोपी द्वारा मृतक की हत्या से जुड़ी न हो। इस प्रकार हम पाते हैं कि केवल खून से सने हथियार की बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे मामले को साबित करने के अपने बोझ का निर्वहन कर दिया है। अदालत के मुताबिक अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपी के अपराध को साबित करने में विफल रहा है। जैसा कि यहां पहले ही चर्चा की जा चुकी है, केवल संदेह के आधार पर दोषसिद्धि मान्य नहीं होगी। अभियोजन पक्ष का ये कर्तव्य है कि वह सभी उचित संदेहों से परे ये साबित करे कि केवल अभियुक्त और अकेले अभियुक्त ने ही अपराध किया है। हमने पाया कि अभियोजन पक्ष ऐसा करने में पूरी तरह से विफल रहा है। आरोपी सीआरपीसी की धारा 313 के तहत कोई भी स्पष्टीकरण देने में विफल रहा। पी.सी. दोषसिद्धि तक नहीं पहुंचाया जा सका। उच्च न्यायालय ने भी आरोपी की सजा को इस आधार पर बरकरार रखा है कि जब आरोपी से सवाल पूछे गए तो वह सवालों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से असहमति जताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्त की गैर स्पष्टीकरण या गलत व्याख्या परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय इस मूल सिद्धांत की सराहना करने में विफल रहा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को सभी उचित संदेह से परे साबित करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के बाद ही आरोपी के गलत स्पष्टीकरण या
कस्बे के व्यापारी व समाजसेवी मुरली पहलवानी का सोमवार रात्रि में देवलोक गमन होने पर मंगलवार सुबह को कस्बे के मौशधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। पहलवानी के भाइयों व पुत्रों ने मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार का फर्ज निभाया। प्रातः 11 बजे उनकी अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोगों ने उपस्थित होकर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होकर मौशधाम पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर को विदाई देते हुए चंदन की लकड़ी समर्पित कर इस महान आत्मा को भावभीनी विदाई दी। स्वर्गीय मुरली पहलवानी ने बचपन से ही संघर्ष करते हुए अपने पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए पहलवानी खानदान का न केवल नाम श्रेष्ठ किया बल्कि बड़े भाई होने के नाते अपने छोटे भाइयों के ऊपर हाथ रखते हुए उन्हें पिता के जैसा प्यार और सहयोग दिया, जिसके चलते पहलवानी के तीनों भाइयों ने भी अपने अपने क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है। स्वर्गीय मुरली पहलवानी ने अपने व्यवसाय में ईमानदारी व कड़ी मेहनत का दामन कभी नहीं छोड़ा। छोटे से छोटे काम को वो स्वयं अपने हाथों से करके दूसरों के लिए मिसाल पेश करते थे। करीब 6 वर्ष पूर्व लकवा का अटैक आने के बाद भी उन्होंने अपनी विल पावर को मजबूत रखते हुए लकवा जैसे रोग से संघर्ष करते हुए अपनी दिनचर्या को निर्धारित किया। सुबह से शाम तक घर, परिवार और समाज के कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखने के साथ साथ सुबह शाम पैदल चलकर स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए संघर्ष किया। इसी दौरान करीब 1.5 साल पहले अचानक से उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, जिस पर उन्हें अजमेर व जयपुर रेफर किया गया, जहां पर लंबे समय से उनका उपचार चला और तब से ही वो उपचाररत चल रहे थे, जिनकी उनकी धर्मपत्नी व पुत्रों द्वारा काफी अच्छे से सेवा शुश्रूषा की गई, जो समाज के लिए एक मिसाल है। आज जब स्वर्गीय मुरली पहलवानी की अंतिम यात्रा निकली तो हर किसी की आंख भी नम थी और हर कोई उनके पुत्रों द्वारा की गई सेवाओं की सराहना करते हुए देखे गए। कस्बे के नेता व उद्योगपति द्वारा रुपए उधार लेकर वापस नहीं देने की मौशधाम पर हुई चर्चा। स्वर्गीय मुरली पहलवानी द्वारा कस्बे के हर वर्ग का साथ व सहयोग दिया जाता था तथा जरूरतमंद की आर्थिक मदद भी उनके द्वारा की जाती थी। इसी क्रम में उनके द्वारा कस्बे के एक नेता व उद्योगपति को चुनाव के दौरान लाखों रुपए का आर्थिक सहयोग करते हुए राशि उधार दी गई थी, जिसको वापस लेने के लिए स्वर्गीय मुरली पहलवानी द्वारा अंतिम समय तक प्रयास किया गया। उन्होंने कस्बे के कई गणमान्य नागरिकों सहित नेताओं से भी चाराजोही की थी तथा लकवाग्रस्त होने के बावजूद पैदल जाकर उनके पास पहुंचकर अपनी स्थिति की दुहाई देते हुए उधार दी गई रकम की मांग की, लेकिन उस नेता पर जू भी नहीं रेंगी और आखिरकार उन्होंने वो राशि नहीं लौटाई, जिसके चलते आज मौशधाम पर मौजूद हर वर्ग ने उस नेता व उद्योगपति की कड़े शब्दों में निंदा की। नसीराबाद के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को चेक अनादरण के आरोपी को दोषमुक्त करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी के अधिवक्ता राजेश सुकरिया ने बताया कि माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नसीराबाद के न्यायाधीश श्री जितेंद्र रैया द्वारा अंतर्गत धारा 138 एक्ट में उन्वान राघव तेला बनाम रतनलाल में आरोपी श्री रतनलाल पुत्र सूरजमल नसीराबाद को दोष मुक्त करने के आदेश पारित किए हैं। सुकरिया ने बताया कि उपरोक्त प्रकरण में परिवादी श्री राघव तेला पुत्र श्री ओम प्रकाश तेला नसीराबाद प्रोप्राइटर राघव सीमेंट एजेंसी नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा सीमेंट बेचान की गई थी, जिसकी राशि 48,000 रुपये थी, जिसमें परिवादी पक्ष उपरोक्त कथन को साबित नहीं कर पाया। आरोपी रतन लाल के अधिवक्ता श्री राजेश सुकरिया, महेश सुकरिया, मुकेश गैना, नरेश टाक के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायाधीश ने आरोपी को दोष मुक्त के आदेश पारित किए। मसूदा पंचायत समिति की रामगढ़ ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्य में फर्जी मस्ट्रोल भरकर करीब 1,62,000 रुपए का भुगतान उठाने के मामले में गठित जांच कमेटी की जांच पूर्ण होने के बाद केवल 2 दोषी मेटों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही अवश्य की गई है, पर करीब 2.5 माह बाद भी न तो संबंधित दोषियों के खिलाफ कार्यवाही ही की गई और फर्जीवाड़े की राशि की भी अभी तक वसूली भी नहीं हो पाने से उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से कतई इंकार नहीं किया जा सकता है। नरेगा कार्य में हुए फर्जीवाड़े की शिकायत किए जाने के लंबे समय बाद कार्यवाही करना और वह भी मामले में लगातार कार्यवाही करने की मांग करने के बाद की गई कार्यवाही में भी सभी दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाना एवं खुद जांच कमेटी को दोषी पाए गए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए निर्णय में लेटलतीफी किया जाना अधिकारियों की मिलीभगत होने को पुख्ता करता है। फर्जीवाड़े के इस मामले में इस बिंदु का उल्लेख किया जाना नितांत आवश्यक है कि मस्ट्रोलों को जारी करने में जहां किसी सक्षम अधिकारी के नहीं अपितु किसी अन्य जगह पर कार्यरत अधिकारी के हस्ताक्षर होना और तो और सरपंच को ऐसे फर्जीवाड़े की भनक तक नहीं लगने देना और बिना सरपंच के हस्ताक्षर के भुगतान उठा लेना इस फर्जीवाड़े के महत्वपूर्ण बिंदु कहे जा सकते हैं।
ये कोई किसी पर आरोप मात्र नहीं है, अपितु पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा गठित जांच कमेटी द्वारा की गई जांच के दौरान सामने आए वे तथ्यात्मक बिंदु हैं जो दोषियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने के लिए पर्याप्त है। कहने को तो पंचायत समिति के विकास अधिकारी एवं जांच में शामिल अधिकारी केवल यही कह रहे हैं कि करीब 1,62,000 रुपयों की वसूली संबंधित दोषियों से वसूल करने व चार्जशीट व सीसीए की कार्यवाही करने की तोतारट अवश्य सुनी जा रही है, पर अभी तक नहीं तो किसी के खिलाफ चार्जशीट और न ही किसी के खिलाफ सीसीए की कार्यवाही ही की गई और न ही फर्जीवाड़े की राशि की वसूली भी नहीं हो पाना विभागीय अधिकारियों पर मिलीभगत के लगे आरोपों को बल मिलना स्वाभाविक है। इस मामले का अत्यंत गंभीर विचारणीय बिंदु तो ये भी है कि इस फर्जीवाड़े को लेकर ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा दोषियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाए जाने की मांग किए जाने के बावजूद पंचायत राज के अधिकारियों ने शायद सरपंच की इस मांग को भी नजरअंदाज कर दोषियों को बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं किया। सरपंच की मांग को काफी हद तक जायज कहा जा सकता है। कारण भी स्पष्ट है कि मनरेगा एक एक्ट है जिसके अंतर्गत मस्टरोल एक सरकारी डॉक्यूमेंट घोषित किया गया है और किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट में हेराफेरी अथवा फर्जीवाड़ा किया जाना भारतीय दंड संहिता की धारा 467-468 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। पंचायत राज के उच्च अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में शिथिलता बरतकर दोषियों को बचाने वाली कार्यवाही कही जा सकती है, और ऐसे अधिकारियों के इस प्रकार के रवैये को राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार की भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति के विरुद्ध कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण व गोरक्षा के लिए सोमवार को आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर के सत्संग भवन में संत सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रदेश के विभिन्न मठ मंदिर और आश्रमों के महंत, पीठाधीश्वर, श्रीमद् भागवताचार्य, पुजारी, ट्रस्टी, गौशाला संचालक, वैदिक विद्वान शामिल हुए। मंदिर के महंत अंजन कुमार गोस्वामी ने आराध्य देव गोविंद देव जी के चित्रपट के सामने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विद्वानों ने मंगलाचरण और स्वस्तिवाचन किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि संत समाज का हर कोई आदर और सम्मान करता है। ऐसे बदलते दौर में संत समाज को पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। मठ, मंदिर, आश्रम, देवालयों से श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में पौधे भेंट किए जाने चाहिए। कथावाचक हर कथाओं में पर्यावरण व गोरक्षा के लिए जनता से अनुरोध करें। इसके लिए सरकार हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है। इस पर सभी संत महंतों ने सहमति देते हुए इसका समर्थन किया। 250 संत महंतों और 40 भागवत आचार्यों का हुआ सम्मान। मंदिर श्री गोविंद देव संतों एवं श्रीमद् भागवताचार्य का सम्मेलन। सम्मेलन में मौजूद संत महंत। कार्यक्रम में ये संत महंत रहे मौजूद। महंत अंजन कुमार गोस्वामी ने कहा कि मंदिर प्रबंधन जनता को हर साल निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवाता है। इस बार मानसून में अधिक से अधिक संख्या में पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। मंदिर प्रबंधक मानस गोस्वामी ने मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को गोविंद देव जी का चित्र भेंटकर अभिनंदन किया। शिक्षा मंत्री ने मौजूद 250 संतों महंतों और 40 भागवत आचार्यों का सम्मान किया। कार्यक्रम में लोगों को तरु प्रसाद के रूप में एक पौधा दिया गया। इस मौके पर त्रिवेणी पीठाधीश्वर रामऋचपाल दास महाराज, तामड़िया धाम के धन्ना पीठाधीश्वर बजरंग दास महाराज, विधायक बाल मुकुंदाचार्य, संत अवधेश दास, दिनेश गिरी महाराज सीकर फतेहपुर, महामंडलेश्वर मनोहर दास, धर्म प्रचारक विजय शंकर पांडेय सहित दिव्यांशी जनसेवा संस्थान से हीन वाधवानी व अन्य लोग मौजूद रहे। दिलावर ने इस मौके एक पेड़ देश के नाम की शपथ दिलाते हुए 8 अगस्त को मनाए जाने वाले राज्य सरकार के विशाल कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, पर्यावरण संरक्षण के लिए समाज के हर तबके को आगे आना चाहिए। यह एक वैश्विक समस्या है। इसका हम सब मिलजुल कर ही समाधान कर सकते हैं। जयपुर में भीषण गर्मी को देखते हुए पूर्व न्यायाधीश स्वर्गीय महेश चंद्र शर्मा की स्मृति में उनके पुत्र एडवोकेट आदित्य शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को वाटर कूलर भेंट किया। इसका लोकार्पण 11 जून मंगलवार को न्यायाधिपति अनिल कुमार उपमान द्वारा किया गया। इस मौके पर राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा और महासचिव सुशील पुजारी एवं अन्य अधिवक्ता गण मौजूद रहे।
राजस्थान पुलिस के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत मंगलवार को दूसरे दिन यहां अजमेर रोड स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राजकीय जिला चिकित्सालय की ब्लड बैंक टीम ने 52 यूनिट रक्त संग्रहित किया। शिविर का उद्घाटन जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने किया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा, सरवार थानाधिकारी सत्यवान सिंह सहित महिला व पुरुष पुलिसकर्मियों, लांगरी, महिला सुरक्षा सलाहकार, मंत्रालयिक कर्मचारियों आदि ने रक्तदान किया। पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए एसपी विनीत कुमार बंसल ने कहा कि रक्तदान के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत है। रक्त का निर्माण मानव शरीर में ही हो सकता है। आज भी आवश्यकता के अनुसार रक्त प्राप्त नहीं होने के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। रक्तदान से शरीर में किसी तरह की कमजोरी नहीं आती है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। रक्तदान के कुछ समय पश्चात शरीर वापस रक्त का निर्माण कर लेता है। हर व्यक्ति को रक्तदान के प्रति जागरूक होना होगा तथा आवश्यक होने पर बढ़ चढ़कर रक्तदान करना होगा। इस अवसर पर पुलिस संपर्क सभा का आयोजन भी किया गया। सभा को संबोधित करते हुए एसपी विनीत कुमार बंसल ने पुलिसकर्मियों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा समाधान के सुझाव प्राप्त किए। इस मौके पर सीआई कुसुमलता, टोडराय सिंह थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो, केकड़ी सिटी थानाधिकारी धोलाराम, सदर थानाधिकारी भंवरलाल, सावर थानाधिकारी सुमन चौधरी, बोराड़ा थानाधिकारी धर्मपाल मीणा, मोर थानाधिकारी शंकर राम कड़वा, सराना थानाधिकारी विजय मीणा समेत विभिन्न थानों के पुलिस जवान मौजूद रहे।